हाय एवरीवन, क्या आवाज आ रही है? हाँ जी, क्या आवाज आ रही है? एक बार बता दो। अगर आवाज आ रही है तो क्यों ना स्क्रीन पे आ जाए। हाँ भाई, क्या मैं दिख रहा हूं? क्या मेरा चेहरा तुम्हें दिखाई दे रहा है? बताओ भाई। हाँ भाई, दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बताओ भाई। चलो। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। लाइव आ गए हैं। क्या बात है। अरे भैया, इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ही तो पढ़ेंगे, और क्या पढ़ना है तुमको? है बेटा? और क्या पढ़ना है? और क्या पढ़ोगे भाई? रिएक्शन बंद कर दो यार, रिएक्शन के बिना मजा ही नहीं आता। मुझे तो क्लास में मजा ही नहीं आता बिना रिएक्शन के। तुम कह रहे हो रिएक्शन बंद कर दो? है डिस्टर्ब होता है क्या? डिस्टर्ब होने लगा है तुमको रिएक्शन से? फिर मैं तुम्हारे थम्सअप कैसे लूंगा भाई? तुम्हारे थम्सअप कैसे लूंगा बताओ यार। तुम्हारे थम्सअप सफेद ज्यादा चमक रहा है भाई? सफेद ज्यादा चमक रहा है, शर्ट बदल ली जाए। अब लाइव में शर्ट थोड़ी ना लाइव में शर्ट थोड़ी ना बदल लूंगा, जैकेट डाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। जैकेट डाल लेंगे, है ना। वाइट ज्यादा चमक रहा होगा, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होगी। कोई बात नहीं। चलो भाई। हाँ भाई, क्या चल रहा है बताएं जल्दी। ऑल गुड। इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी जाए। अच्छा, कल वाला एनवाईक्यू सबने कर लिए? पिछले चैप्टर के एनवाईक्यू डन है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है? भैया बायोलॉजी करा दो, क्यों भाई? बायोलॉजी के 2 चैप्टर करा तो दिए। फिजिक्स नहीं पढ़नी क्या तुमको? फिजिक्स विजिक्स नहीं पढ़ते क्या भाई? पढ़ लिया करो यार, ऐसे मत किया करो। ठीक है। चलो, चलिए भाई। करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं स्टार्ट। क्या स्टार्ट करें? अपना नया चैप्टर जो कि है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है भाई। तो देखो यार, अब मुझे तुम एक दो चीजें खुद बता दो, है ना, मैं तुमसे नहीं पूछूंगा, तुम मुझे खुद बता दो। क्या? कि भाई इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने के 2 तरीके हैं, आज तुम मुझे खुद बता दो। मैं दो मेरे पास 2 तरीके हैं और तुम खुद बता दो कि कौन से तरीके से तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है। पहला तरीका है टू मच ऑफ थ्योरी, है ना, टू मच ऑफ थ्योरी, जिसमें कि हम आपको एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करें। दूसरा तरीका है शॉर्ट थ्योरी, मोर न्यूमेरिकल्स, 20% थ्योरी 80% न्यूमेरिकल। किस तरीके से पढ़ना चाहते हो उस तरीके से बता दो, उस तरीके से तुम्हें पढ़ा दूंगा। फटाफट से चार्ट में बता दो, पहला तरीका है दूसरा तरीका। बताओ भाई, क्या कह रही जनता? बहुत बढ़िया। सही है। आईपैड में रिएक्शन बीच में आता है, ओहो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है, तो बच्चे लिख रहे हैं सेकंड वाले तरीके से पढ़ा जाए। सब यही लिख रहे हैं, सब यही लिख रहे हैं सेकंड वाले तरीके से, बताओ जल्दी। सब यही लिख रहे हैं ना? चलो बहुत बढ़िया। सब ये लिख रहे हैं तो सेकंड वाले से पढ़ लेंगे। चलिए, देखो अब इस चैप्टर के अंदर पीके हिट्स क्या है। पीके हिट्स वो टॉपिक्स है जो कि बार बार पूछे जाते हैं। तो पीके हिट्स का पहला इसमें जो टॉपिक है वो है आपका ओम्स लॉ का ग्राफ। दूसरा है न्यूमेरिकल। याद रखना, इस चैप्टर के अंदर 6 नंबर तक के सवाल आपके पेपर के अंदर आपको दिखेंगे, जिसमें से 90% चांसेस हैं कि सारे सवाल ही आपको न्यूमेरिकल मिलने वाले हैं, थ्योरेटिकल सवाल नहीं मिलेंगे। ठीक है। सीरीज पैरेलल पे सवाल मिलेंगे, रेजिस्टेंस पे सवाल मिलेंगे, और पावर हीटिंग वाले इफेक्ट पे भी सवाल मिलेंगे, है ना। और उसके अलावा जो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी है उस पे भी न्यूमेरिकल मिल सकता है। चलिए भाई, करते हैं, शुरू करते हैं फटाफट से। सारे टॉपिक आज और कल में हम कवर करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि भाई चार्ज क्या होता है। तो चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्या है चार्ज? चार्ज एक प्रकार की प्रॉपर्टी है ना। कि जैसे कि किसी के पास होता है पॉजिटिव चार्ज, किसी के पास होता है नेगेटिव चार्ज। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, सबको मालूम है। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, है ना। एक तो स्टार्टिंग में तुम्हारी पता नहीं चैट मुझे क्यों नहीं दिखती है, कहां गायब हो जाती है ना। 2 प्रकार के चार्ज होते हैं, एक होता है आपका क्या, पॉजिटिव चार्ज, एक होता है आपका नेगेटिव चार्ज, है ना। 9th क्लास में भी ये सारी चीजें पढ़ी थी। आपको ये भी पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, सेम चार्ज जो है वो रिपेल करते हैं। ठीक है। अब जो चार्ज होता है, हम मेन टॉपिक पे बढ़ते हैं बेटा। चार्ज का ऐसा यूनिट क्या होता है? याद रखना, चार्ज का ऐसा यूनिट होता है कूलाम्ब। क्या होता है? कूलाम्ब। सी से हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं।
ठीक है, अब अगली चीज पे बढ़ते हैं, चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे कि चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो बेसिकली चार्ज की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे कि अपोजिट चार्ज रिपेल अट्रैक्ट और सेम चार्ज रिपेल। दूसरी प्रॉपर्टी, चार्ज को हम जोड़ सकते हैं, जैसे कि इमेजिन करो एक बॉडी है, उस बॉडी पे +4 कूलाम चार्ज है, -2 कूलाम चार्ज है और +5 कूलाम चार्ज है। तो मुझे बताओ ओवरऑल चार्ज कितना होगा इस बॉडी पे, बताओ ओवरऑल चार्ज कितना होगा इस बॉडी पे, निकाल सकते हो बेटा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, बिकॉज चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अगर हमें टोटल चार्ज निकालना है तो हम पूरे चार्ज को ऐड कर देते हैं, बड़ी सिंपल सी है। बोलो बोलो बोलो, हाँ 7 कूलाम, ठीक है, सबको क्या करा, जोड़ दिया और माइनस वाले को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हो गया 7 कूलाम, बहुत बढ़िया है ना। तो ये होती है चार्ज की प्रॉपर्टी कि चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। अगली प्रॉपर्टी, चार्ज इज इनवेरिएंट इन नेचर। कोई नहीं पूछता बेटा पेपर के अंदर, जस्ट नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इनवेरिएंट क्या होता है, चार्ज जब एक वेलोसिटी से मूव करता है, देखो बेटा चार्ज है मान लो पॉजिटिव चार्ज, वो एक वेलोसिटी से अगर मूव करेगा तो क्या चार्ज बदल जाएगा क्या? अरे तेरा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा क्या? अरे चार्ज दोगला थोड़ी ना है तुम्हारे दोस्तों की तरह, चार्ज तो असली है ना भाई, है, चार्ज नहीं बदलता बेटा, और लोग बदलेंगे बट चार्ज नहीं बदलता, चार्ज तो एकदम सेम रहता है। तो यही चार्ज की प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, है ना, इनवेरिएंट इन नेचर। और एक प्रॉपर्टी है ये प्रॉपर्टी थी एडिटिव, है ना, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्या है बेटा, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अब देखना बेटा, ये है सबसे इंपॉर्टेंट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, सिंपल से एग्जांपल से समझेंगे। एग्जांपल है मिठाई वाले भैया का। मिठाई वाले भैया के पास तुम गए और भैया से बोला, अरे भैया जी एक बात सुनो, मेरे को ना मिठाई चाहिए। भैया ने बोला, अरे कितने किलो मिठाई चाहिए? तुमने बोला, भैया वो मुझे 222.5 ग्राम्स मिठाई चाहिए। ओ भैया ने निकाली चप्पल, भैया ने कहा कि ओए ये क्या तरीका है, या तो तू 500 ग्राम ले, या तो 1 किलो ले, 2 किलो ले, 5 किलो ले, ये क्या होता है 22.25 ग्राम, ये क्या होता है, पॉइंट में क्यों मांग रहा है तू मुझसे, है ना। यानी जब हम मिठाई लेने जाते हैं तो पॉइंट में नहीं मांगते, हम बोलते हैं तो 500 ग्राम दे दो, 1 किलो दे दो, 2 किलो दे दो, 3 किलो, ठीक है, ऐसे हम मांगते हैं। सिमिलरली जब हमें चार्ज मांगने होंगे तो हम चार्ज को ऐसे नहीं मांगेंगे भैया कि भाई चार्ज दे दे, कितना चार्ज दे दे, वो चार्ज ना 0.11112 ऐसे कुछ चार्ज दे दे, नहीं। चार्ज अगर हमें चाहिए ना तो हम चार्ज कैसे मांगते हैं, चार्ज हम मांगते हैं इन अ मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी यहां पर जैसे मिठाई वाले भैया के लिए 1 किलो, फिर 2 किलो, फिर 3 किलो, यहां पर हम मांगते हैं कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे दे, या तो 2 इलेक्ट्रॉन का दे दे, या तो 3 का दे दे, 4 का दे दे, 5 का दे दे। अगर तुम इससे मांगोगे कि भाई वो 2.5 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे देगा, तो ये भी नहीं देगा, है ना। तो यानी चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ये बताता है कि भाई चार्ज को जब आपको लेना है ना किसी भी बॉडी पे, तो आप वो कैसे लोगे, इन दी मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज ले लो, 2 का ले लो, 3 का ले लो, 4 का ले लो, ऐसे आप चार्ज ले सकते हो। और यही प्रॉपर्टी बोलते हैं क्या, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। और क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ना एक फॉर्मूला होता है, क्या, अगर मुझे किसी भी बॉडी पे ओवरऑल चार्ज निकालना है तो मैं लिखूंगा फॉर्मूला Q इक्वल्स टू NE। ई क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ है ना। 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही होता है, यही होता है 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज, बहुत बढ़िया। N क्या है, N है क्वांटिटी, कितने चार्ज चाहिए भाई, 1 चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 3 चाहिए, 5 चाहिए, 10 चाहिए, कितने चाहिए। तो N क्या है, N है आपकी क्वांटिटी, याद रखना। डन, बताओ भाई, समझ आया क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, कोई समस्या तो नहीं है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, हम सब करके बता देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। माइनस, अरे यार ले भाई यार, तू माइनस लगा ले यार, माइनस प्लस का यहां पर वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया अपना क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा, ठीक है। अब समझना बेटा, जैसे कि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे हमें कुछ न्यूमेरिकल भी देखने, आगे जाकर हम देखते हैं। चलो एक न्यूमेरिकल देख ही लेते हैं। जैसे इमेजिन करो, अगर आपको ये बोला जाए कि ये बताओ, अगर एक बॉडी है जिसके ऊपर 4 कूलाम्ब का चार्ज है, तो उस बॉडी के ऊपर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताओ भाई, कैसे बताओगे। एक बॉडी है जिसके ऊपर 4 कूलाम्ब का चार्ज है,
तो ये बताओ उसकी उस बॉडी में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैसे निकालोगे? देखो फॉर्मूला होता है Q इक्वल्स टू Ne। अरे भैया बहुत सिंपल, ये फॉर्मूला तो हमको आता है। मैंने कहा बहुत बढ़िया यार, तो फॉर्मूला लिख फटाफट से। क्या लिखेगा? 4 कूलाम इज इक्वल्स टू N जो हमें निकालना है, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ हाँ है ना बेटा? हाँ है ना? हाँ है ना? बहुत बढ़िया। अच्छा, इस इक्वेशन में पॉइंट में आंसर आएगा। पॉइंट को हटाने के लिए थोड़े से आंसर को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको अपन 4.8 ले लेते हैं, है ना? 4.8 ले लेते हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? अपन इसको 4.8 ले लेते हैं ताकि आंसर आपका सिंप्लीफाई हो जाए। 4.8 कूलाम चार्ज है। कितना है बेटा? 4.8 कूलाम चार्ज है। अब बताओ, अब बताओ जल्दी। बहुत बढ़िया। देखो अब क्या करना है आपको? हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने, इसको इधर ले जाओ। तो देखो 1.6 से 4.8 कितने टाइम कटेगा? 3 टाइम्स कटेगा, नहीं कटेगा? तो यहां पर 3 लिख दो। अब इसको यहां ले जाओ। इसको जब यहां ले जाओगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3/10⁻⁻19। इसको ऊपर ले जाओ तो ये हो जाएगा 3 इंटू 10⁻⁹ इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग गए भैया। देख रहे हो? इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लग गए। तो आपका आंसर है 3 इंटू 10⁻⁹ इतने इलेक्ट्रॉन लगे एक 4.8 कूलाम के चार्ज को बनाने के लिए। डन है बेटा? इस प्रकार के सिंपल सिंपल सवाल आते रहते हैं यहां पे। ओके जी, चलिए देखो बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है आपका जस्ट इसके पास, जो कि है आपका क्या? अच्छा, 3 टाइप के वैसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं। एक होता है कंडक्टर जो कि बिजली को कंडक्ट करता है, एक होता है इंसुलेटर जो कि बिजली को कंडक्ट नहीं होने देता, और एक होता है सेमीकंडक्टर जो कि बोलता है कि भाई थोड़ी थोड़ी बिजली को तो पास करने दूंगा, सबको नहीं आने दूंगा, है ना? तो जो सेमीकंडक्टर होता है, इट हैज बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ, बोलो 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 क्या? कंडक्टर एंड इंसुलेटर। बहुत बढ़िया, है ना? वो सेमीकंडक्टर कहलाता है। डन? एकदम सही, एकदम सही। चलिए यहां तक एकदम डन हो गया। भैया जैकेट मुझे दे दो। चलो वादा रहा, वादा रहा। जो बच्चा, अरे यार पर बहुत सारे बच्चे ले आएंगे। चलो वादा रहा, अगर तुम अपनी स्टेट के अंदर, अपने स्टेट के अंदर अगर तुम टॉप कर देते हो, मेरी तरफ से मेरा जैकेट तुम्हारा। तुम 10th के अंदर, सुन लो ध्यान से सभी को, अगर तुम 10th के अंदर अपनी स्टेट के अंदर टॉप कर देते हो, है ना, या चलो डिस्ट्रिक्ट मान लो, डिस्ट्रिक्ट के अंदर टॉप कर देते हो, तो मेरी तरफ से मेरा जैकेट तुम्हारा। ठीक है? मैं जैकेट देना आऊंगा तुम्हें, ये मेरा वादा है। डन रहा? डन रहा? प्रॉमिस रही? चलो डन है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला है अपना इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट समझेंगे बेटा, आ जाओ जल्दी फटाफट से। इलेक्ट्रिक करंट देखते हैं। अब देखते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट क्या है। बेसिकली जब एक चार्ज फ्लो करता है, जब फ्लोइंग चार्ज मूव करता है, जब चार्ज अपना भागने लगता है, दौड़ने लगता है, चलने लगता है, तो हम बोलते हैं कि करंट आ गया है ना? शॉक लगा, शॉक लगा, शॉक लगा। कैसा है? जब चार्ज आपका मूव कर रहा है। तो देखना बेटा, बेसिकली डेफिनेशन क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू क्या? थ्रू अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर पर यूनिट टाइम। यानी एक समय के अंदर एक चार्ज फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर के अंदर में से, तब हम बोलेंगे कि या इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड। यानी स्टेटमेंट से ही समझ आ रहा है। देखो अगर आपको स्टेटमेंट छोटी करनी है तो इतना याद रखो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड क्या? करंट। तो करंट को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, और इसका फॉर्मूला होता है Q/T, यानी चार्ज पर यूनिट टाइम। क्या बोल रहा हूं मैं? चार्ज पर यूनिट टाइम। अच्छा, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है एम्पियर, जिसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या होता है? एम्पियर। ठीक है? अब बार बार पेपर के अंदर सवाल आता है बेटा, डिफाइन 1 एम्पियर, कि 1 एम्पियर क्या होता है बताओ। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें बोलना है, देखना बेटा, सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, हाँ सुन लो। देखो आपको क्या बोलना है? आपको ही बोलना है 1 एम्पियर क्या होता है। 1 एम्पियर इज द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू इट इन 1 सेकेंड। क्या बोल रहा हूं मैं? जब 1 कूलम्ब चार्ज 1 सेकंड के अंदर पास करेगा, तो क्या मैं बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा मैं, कि भाई जो करंट है वो क्या है? वो है मेरा 1 एम्पियर। हाँ या ना बोल बेटा, जल्दी बोल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? बहुत सही। ऑल गुड, ऑल गुड, ऑल गुड। समझ आ रहा है, मजा आ रहा है,
फील आ रही है, इंजॉयमेंट हो रहा है? क्लिक होने चाहिए कॉन्सेप्ट, आसानी से पढ़ो, चिल करके पढ़ो, ऐसा नहीं कुछ मेहनत, अरे मेहनत नहीं है भैया, हम तो मेहनत करते पढ़ाई करते, तो मेहनत नहीं है, चिल करनी है। इतना कुछ वो नहीं आ रहा कि हाँ इतने मुश्किल सवाल आ रहे हैं, कुछ करना पड़ेगा भैया, पेपर आ गए, अरे आराम से पढ़ यार, बहुत आराम से हो जाएगा, इतनी टेंशन नहीं लेनी अपन को, कर लेंगे अपन, आगे आ जा। देख अब बात है पोटेंशियल डिफरेंस की। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया, किसका? करंट का। अब आ जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। इसकी डेफिनेशन तुम भूलोगे, इसलिए बोल रहा हूं इसकी डेफिनेशन याद करके जाना, मुझे पता है तुम भूलोगे, है ना, बार बार भूलते भी हो। तो पोटेंशियल डिफरेंस की क्या डेफिनेशन होती है बेटा? बेसिकली पोटेंशियल डिफरेंस इज दी वर्क डन, यहां से लिखना, इज दी वर्क डन टू मूव अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखना बेटा, वर्क तुम्हें पता है 9th क्लास में, ओहो 9th क्लास में तो भैया हिट यहां दुख हो गया, चलो, है ना, मतलब बेसिकली 9th के अंदर वर्क डन पढ़ा था। तो वर्क डन जब हमने पढ़ा था, बेसिकली जब हमें एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, यानी एक पॉजिटिव 1 कूलम के चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करते हैं, तब हम बोलते हैं क्या? बोलो बोलो। तो जो वर्क हुआ है उस वर्क को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, तब जो वर्क हुआ है उसको हम बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। यानी इसका फॉर्मूला क्या होगा? इसको हम वैसे V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, और इसका फॉर्मूला होता है क्या? वर्क डन बाय चार्ज, वर्क डन बाय चार्ज। अच्छा, अगर अब सवाल आ जाए डिफाइन 1 वोल्ट, 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करोगे बताओ? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होगा? 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट व्हेन, अरे भैया ब्लैक स्क्रीन ऐसे मौकों पे मत आया करो जब मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, हाँ सुनो, 1 volt is the potential difference between 2 points when 1 joule of work is done। वर्क डन किसके यूनिट होता था? वर्क डन का यूनिट होता था बेटा जूल। तो जब 1 जूल का वर्क होगा, जिससे कि हम 1 कूलाम के चार्ज को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में मूव करा देंगे। वापस बोल रहा हूं, सुन लो क्या बोल रहा हूं मैं, हमें क्या बताना है? 1 वोल्ट को डिफाइन करना है। व्हाट इज 1 वोल्ट भैया? 1 वोल्ट इज द वर्क डन, कब? ध्यान समझना, 1 वोल्ट क्या है? एक 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर मूविंग अ 1 कूलम चार्ज एंड वर्क डन इज 1 जूल। यानी जब 1 जूल के वर्क डन से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो कि 1 कूलम का है, उसको एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कराया, तब हम बोल देंगे कि इट इज 1 वोल्ट, इट इज 1 वोल्ट। क्या बात समझ में आ गई? एक दो बच्चे जो रिकॉर्डेड लिखते हैं ना बेटा, क्या ही बोलूं मैं क्या ही बोल सकता हूं। चलो ओके जी, आ गया समझ में? डन है, सही है। तो ये अपना आ गया। अब कुछ सवाल करते हैं, मिक्स सवाल करते हैं और समझते हैं। आ जाओ भाई। क्वेश्चन, वर्क ऑफ 14 जूल इज डन टू मूव 2 कूलम चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन कंडक्टिंग वायर। व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स? 2 पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? जल्दी बताओ। अरे आंसर यहां क्यों लिखा है यार? आंसर आंसर लिख दिया भाई, किसने लिख दिया आंसर? काटो इसको, ऐसे नहीं लिखना होता भाई, बच्चे देख के आंसर कर रहे हैं सी। अरे क्या गलत लोग हैं यार। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू, है चीटिंग करता है। देख भाई क्या बोल रहा है, वर्क डन हमें गिवन है भैया, ठीक है यार, सबसे पहले लिख दो गिवन क्या है बेटा, है ना, गिवन है हमें, ठीक है। वर्क डन बोला है चार्ज, वाह जी वाह, चार्ज भी गिवन है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस तो वर्क डन बाय चार्ज होता है, तो भैया वो तो 14/2 होगा, जो कि होगा 7 वोल्ट्स। वाओ भैया, इतना सिंपल सवाल, इतना सिंपल सवाल एमसीक्यू में आता है बस बोर्ड में ठीक है, इतना सिंपल सवाल तो बस एमसीक्यू में ही आता है बोर्ड में, बाकी कहीं नहीं आता। चलो अगला सवाल। A boy records that 4000 joule of work is done required to transfer a 10 coulomb of charge between 2 points। अरे ये तो रेजिस्टेंस का सवाल आ गया, ये तो कॉन्सेप्ट अभी पढ़ाया नहीं। रुक जाओ, ये यहां क्यों दे दिया सवाल, रुक जाओ। चलो इसके अलावा मैं एक सवाल और देता हूं तुम्हें, तुम्हें क्या बताना है, सुनना बेटा, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल दे रहा हूं मैं।
और ये सवाल इतना जरूरी ना, बहुत जरूरी। सुनो, ये बोला गया है, बोला क्या गया है ना बेटा, समझने की कोशिश करना कि एक कंडक्टर है, एक कंडक्टर है, उसमें से 3.2 इंटू 10⁻⁴ 3.2, समझ लो बेटा। एक मिनट, तो थोड़ा वैल्यू को बदलना पड़ेगा वरना तुम कंफ्यूज हो जाओगे। क्या वैल्यू दूं तुम्हें? इजी सी वैल्यू देनी पड़ेगी, वरना तुम बोलोगे भैया ये तो सॉल्व ही नहीं हो पा रहा, ये कैसे सॉल्व होगा। हाँ, 1/3.2 इंटू 10⁻⁹ ये इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक कंडक्टर से पास कर रहे थे, एक कंडक्टर से पास कर रहे थे। ठीक है बेटा, इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे थे, एक कंडक्टर से पास कर रहे थे। कितने टाइम के अंदर पास कर रहे थे? तो वो पास कर रहे थे आपके 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, 1 सेकंड के अंदर। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि चार्ज क्या है और करंट क्या है। चार्ज क्या है और करंट क्या है। देखना बेटा, एक चीज समझने की कोशिश, एक क्वेश्चन तो करो, सॉल्व हो जाओ। बताओ। जल्दी बता दो। बहुत बढ़िया, ठीक है, बच्चों के आंसर आ रहे हैं। देखो बेटा, क्या बोला है मैंने कि इतने इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं एक कंडक्टर में से, तो आपको पता है चार्ज निकालने का फॉर्मूला होता है Ne, है ना। तो चार्ज कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू इनटू एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो कि होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19। ये से ये तो कट गया, ठीक है बेटा। और अगर इसको तुम काटोगे तो ये कितना देगा? देखना बेटा, यहां से ये कटेगा 2 टाइम्स, तो यानी जो चार्ज की वैल्यू आई वो आएगी 1/2, यानी 0.5 कूलाम, है ना। और करंट क्या होता है बेटा? करंट होता है Q/T। तो Q है मेरे पास 0.5 और टाइम है 1 सेकेंड, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो मेरा करंट कितना आ जाएगा? 0.5 एम्पियर। हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल भाई, जल्दी बोल। क्या बात समझ में आ गई? इस प्रकार के सवाल आ रहे होते हैं। अरे देख, मूर्खों ने दो दो लिख रहे हैं भाई। 1/2 आया है ना चार्ज यहां से, ये 1.6 को 3.2 से कट करोगे तो नीचे 1/2 बचेगा ना, फिर वही चीज। चलिए बहुत बढ़िया, है ना। इस प्रकार के कुछ कुछ सवाल आते हैं। एक और सवाल देख लेते हैं। बताओ भाई। अ करंट 10 एम्पेयर फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर फॉर 2 मिनट्स। ठीक है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज पास थ्रू एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। यानी आपको बताना है चार्ज कितना होगा। आपको पता है करंट होता है Q/T। तो आपका करंट हमें गिवन है 10 एम्पेयर और टाइम गिवन है 2 मिनट्स। अच्छा, 2 मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट कर लेना, वो होगा 120 सेकंड, है ना। सेकंड में जरूर कन्वर्ट कर लेना, यूनिट वगैरह ध्यान रखा करो। 120। तो अब इसको इधर ले जाओ, तो Q जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1200 कूलाम। हाँ या ना बेटा? बहुत बढ़िया, ये हो जाएगा 1200 कूलाम। अब आपको क्या करना है? सेकंड पोर्शन में ये बोला है कि आपको बताओ कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव करे। कैसे बताओगे? चार्ज है मेरे पास, मुझे पता है Q इज इक्वल्स टू N, तो 1200 इज इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹। अब आपको बस कैलकुलेशन से सॉल्व करना था। अब ये N निकाल लो, इस पूरी चीज को यहां पर ले जाओ। अब ये कैलकुलेशन मैं नहीं कर रहा हूं बेटा, बहुत लंबी कैलकुलेशन है। आंसर लिखा हुआ है नीचे, आंसर देख लेना कितना है। 7.5 इंटू 10⁻21, ये आएगा आंसर, आएगा 7.5 इंटू 10⁻21। भैया आप क्यों नहीं कैलकुलेशन कर रहे? क्योंकि मुझे तुम्हें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस कराने हैं। अगर ये छोटी छोटी कैलकुलेशन लेकर मैं बैठ गया ना आज, तो इतनी सारी चीजें तुम्हें कौन पढ़ाएगा? समझो इस बात को भी, है ना। अच्छा हाँ, अभी एक लेटेस्ट वीडियो मैंने डाली प्री बोर्ड की, तो उस पर पता है क्या है? उस पर कमेंट है, जो कि मोस्ट लाइक कमेंट है। उस बच्चे ने क्या कर रखा है? उस बच्चे ने इलेक्ट्रिसिटी के सारे जितने भी फॉर्मूलाज है ना, उसको एक जगह लिख रखा है। जाकर देखना आज जो लेटेस्ट वीडियो डाली है, उसमें देखना कमेंट में एक बच्चे ने डाल रखा है, उसमें सारे के सारे
क्या है, इलेक्ट्रिसिटी के जो न्यूमेरिकल के फॉर्मूला है वो सारे समराइज्ड है। अच्छी चीज है, कॉपी पेस्ट कर सकते हो तुम भी वो, ठीक है। चलिए, यहां पर आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं खत्म। अब आ जाते हैं फटाफट से इलेक्ट्रिक सर्किट के ऊपर, है ना। इलेक्ट्रिक सर्किट समझते हैं, आ जाओ भाई। देखना बेटा, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, एक क्लोज्ड पाथ होता है, किसका बेटा, वायर का क्लोज्ड पाथ होता है, और उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। तो यानी इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक क्लोज्ड पाथ ऑफ वायर एंड कंपोनेंट्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज, है ना, जहां से आपका क्या है, आपका करंट फ्लो कर रहा होता है। आपको पता है इस प्रकार से आपका एक सर्किट डायग्राम होता है, ये सर्किट डायग्राम आपको पता होना चाहिए, ठीक है बेटा। ये क्या है, ये सर्किट डायग्राम है। इसमें दो तीन चीजें याद रखना, बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल कहां है। अच्छा, एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूं, मैंने अभी बताया नहीं बट सुन लो। देखो, एक चीज इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉन, और नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। देखना, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, वाइल आपका जो करंट होता है दैट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यानी ये क्या है भैया, देखो सर्किट, देखो सर्किट का, बैटरी का ये नेगेटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव है। हमेशा करंट ना ऐसे मूव करेगा, ऐसे करंट हमेशा ऐसे जाएगा, ठीक है। जबकि इलेक्ट्रॉन हमेशा उल्टे जाते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन जो है उल्टे जाते हैं, याद रखना इस बात को, इलेक्ट्रॉन ऐसे, करंट ऐसे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, पता होना चाहिए एटलीस्ट आपको ये, है ना, सही है, क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया, ये कॉन्सेप्ट पता है। अब देखो इसके कुछ कंपोनेंट्स देख लो, एक होती है बैटरी और एक होती है बल्ब जो कि हमें ग्लो करनी होती है। उसके अलावा एक होता है स्विच। अभी देखो स्विच ओपन है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ओपन स्विच। अगर दोनों एंड ऐसे बंद होते तो हम बोलेंगे क्या, हम बोलेंगे क्लोज्ड स्विच, है ना। क्लोज्ड स्विच का मतलब है कि करंट पास कर रहा है, ओपन स्विच का मतलब है कि भैया करंट पास नहीं कर पा रहा, करंट बेचारा यहीं रुक गया है, करंट आगे नहीं जा पा रहा, ठीक है। ये कुछ सिंपल कंपोनेंट्स होते हैं, और भी कंपोनेंट्स होते हैं, उनके बारे में धीरे धीरे आगे हम बात करते चलेंगे, टेंशन की कोई भी बात नहीं है, ठीक है। जैसे कि ये सारे कंपोनेंट अगर मैं आपको दिखाऊं ऊपर से, तो एक होता है आपका इलेक्ट्रिक सेल, सेल इस प्रकार का होता है ना। बैटरी होती है, बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, अगर हम दो तीन सेल को जोड़ देंगे तो बैटरी बना देगी, ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आपका होता है स्विच। अच्छा, स्विच का एक डायग्राम और होता है, एक तो स्विच का डायग्राम ऐसा वाला होता है जैसे मैंने आपको बनाकर दिखाया, एक स्विच का डायग्राम होता है ऐसा, है ना। ये जो है इसके बीच में डॉट नहीं है, जैसे कि ये है आपका ओपन स्विच, अभी करंट फ्लो नहीं कर रहा। अगर मैं बीच में डॉट लगा दूंगा तो ये हो जाता है आपका क्लोज्ड स्विच, अब आपका करंट फ्लो करने लगता है, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, एक होता है एक वायर जॉइंट, यानी जब दो वायर आके आपस में मिल रहे होते हैं तो उसको हम बोलते हैं उनके वायर का जॉइंट, है ना। वायर क्रॉसिंग है, इससे आपको कोई इतना कुछ लेना देना नहीं है। वायर क्रॉसिंग बेसिकली ये वायर आपस में मिल नहीं रहे, देखो ये इसके ऊपर से निकल गया, तो ये वायर ऐसे है, एक वायर ऐसे, एक इसके ऊपर से निकल रहा है, ठीक है। अगला इलेक्ट्रिक बल्ब, बल्ब तो आपको पता ही है। अब आ जाता है अगला रेजिस्टर्स। क्या है बेटा, रेजिस्टर्स। रेजिस्टेंस वगैरह क्या होता है आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं आगे बताऊंगा। बट रेजिस्टर जो होते हैं वो इस प्रकार से दिखते हैं, देख लो इस प्रकार से आपके क्या है, रेजिस्टर्स जो है दिख रहे होते हैं, ठीक है। अगर आपकी रेजिस्टर के ऊपर ऐसे एक एरो बन जाए ना, एरो ऐसे, तो समझ लेना इट इज अ वेरिएबल रेजिस्टर। वेरिएबल रेजिस्टर मतलब इसके रेजिस्टेंस को बदला जा सकता है, इसके रेजिस्टेंस को मैं बदल सकता हूं, है ना। आई होप रेजिस्टेंस क्या होता है सबको पता होगा भाई, नहीं पता है तो अभी पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दो इंस्ट्रूमेंट जो कि बड़े इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है, पहला है अमीटर और दूसरा है वोल्ट मीटर। अमीटर आपको यह बताता है बेटा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में से, क्या बताएगा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में से, ठीक है, करंट कितना फ्लो कर रहा है सर्किट में से। उसके अलावा जो आपका वोल्ट मीटर है वो ये बताएगा कि आपका वोल्टेज कितना है सर्किट के अंदर, सर्किट का वोल्टेज कितना है वो कौन बताता है, आपका बताता है वोल्ट मीटर। लिख लेना कि अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज व्हाइल वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल। भैया पैरेलल सीरीज क्या होता है बात करेंगे, रुक जाओ, ठीक है। अभी के लिए बस इंफॉर्मेशन जान लो, सीरीज और पैरेलल के अंदर ये कनेक्ट होता है, अमीटर इन सीरीज वोल्ट मीटर इन पैरेलल। चलो अब हम कुछ सवाल करते हैं जिससे कि हम कॉन्सेप्ट्स को और इजीली समझ पाएंगे, ठीक है। अमीटर वोल्ट मीटर क्या होता है, अमीटर इज यूज्ड टू, बोलो क्या बताता है अमीटर भैया, अमीटर आपके करंट की रीडिंग बताता है, वोल्ट मीटर वोल्टेज बताता है, बहुत बढ़िया।
अब बढ़ते हैं आगे और अब हम पढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट जो कि हमारा ओम्स लॉ है ना। ओम्स लॉ पढ़ते हैं। अब देखना बेटा ओम्स लॉ क्या बोलता है। ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ ना गुंडा है गुंडा, ये ना हर जगह आएगा। इस चैप्टर के अंदर आप एक भी सवाल ओम्स लॉ के बिना नहीं कर पाओगे, ये रियलिटी है, ठीक है। इसके बिना भैया कुछ नहीं होने वाला, ये समझ लो। अब देखो ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा, समझते चलो। व्हाट इज ओम्स लॉ? तो देखो ओम्स लॉ ये बोलता है, और स्टेटमेंट याद करना है वर्ड टू वर्ड। देखो states that the current flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across and अरे ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों आ गया, यहीं तक ही है, अक्रॉस इट, इसको काट दो, यहां काट दो। क्या है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the voltage across the circuit in a same temperature। यहां पर एक कंडीशन होती है कि क्या है, सेम टेम्परेचर अपना क्या है, टेम्परेचर अपना रहना चाहिए, ठीक है। सेम टेम्परेचर जो है अपना वो रहना चाहिए, यहां पर एक कंडीशन होती है। यानी ओम्स लॉ ये बोलता है कि एक सर्किट के अंदर जितना भी वोल्टेज आप दे रहे हो ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, एट दी क्या बोला मैंने, सेम वो होना चाहिए, टेम्परेचर सेम होना चाहिए। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर सेम होना चाहिए। हाँ भाई ये ओम्स बाबा हैं, ओम्स बाबा की जय जयकार लगा दो एक बार बेटा, खड़े हो, ओम्स बाबा की जय हो। ओम्स बाबा बहुत जरूरी है बेटा जीवन में, कुछ भी भूल जाना, ओम्स बाबा भूले तो भैया बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ, ठीक है। तो ओम्स बाबा ने ये बोला कि भाई याद रखेंगे वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब यहां पर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाने के लिए एक कांस्टेंट ले लेते हैं, और उस कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस, आर। क्या है ये? रेजिस्टेंस। भैया रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस है रुकावट। जितनी भी रुकावट है, जब करंट एक फ्लो कर रहा है तो उसकी रुकावट आ रही है ना, उसको जो रोक रहा है वो है मेरा रेजिस्टेंस। जैसे तुम्हारे जीवन की रुकावट कुछ भी हो सकती है ना, चाहे तुम्हारी लैला मजनू हो सकते हैं, या फिर तुम्हारा मोबाइल फोन हो सकता है तुम्हारी रुकावट, जो कि तुम्हें नंबर लाने से रोक रहा है ना। तो रुकावट में तो अपनी अपनी है, सबकी अपनी अपनी अलग अलग रुकावट है। ऐसे ही करंट की रुकावट कौन? करंट की रुकावट है रेजिस्टेंस। कौन बेटा? रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस भैया बोलते हैं कि यार मैं ना करंट को जाने नहीं दूंगा, है? मैं करंट को जाने नहीं दूंगा, और ये बेचारा करंट को जाने नहीं देता, बात ये है, ठीक है। चलिए, तो अब ये जो करंट होता है, ये जो रेजिस्टेंस होता है ना, इसका यूनिट होता है ओम। क्या होता है बेटा? ओम। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा ऐसे, इस प्रकार से, है ना, ऐसे। ये होता है ओम, ओम का सिंबल होता है, और इसका यूनिट क्या है? ओम। अब आपको समझ आ रहा होगा कि फॉर्मूला क्या बन गया, V इक्वल्स टू आई आर, और यही है मेरा ओम्स लॉ। अब याद रखना पेपर के अंदर पूछा जाए व्हाट इज ओम्स लॉ, तो V इक्वल्स टू आई आर मत लिख के आना बेटा, पूरी डेफिनेशन लिख के आना, ओम्स लॉ क्या होता है, और उसके बाद जाकर ये फॉर्मूला लिखना प्लीज, है ना। मैं बहुत सारे बच्चे देखता हूँ वो बस क्या करते हैं, फॉर्मूला लिख के छोड़ देते हैं ओम्स लॉ के अंदर, ये गलती मत करना, है ना, वरना नंबर कटेंगे फिर मेरे से मत बोलना, ठीक है। डन। ओम्स लॉ हमें यहां पर समझ में आ गया। अब कुछ और चीजें देखते हैं, कुछ और। अच्छा रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बता ही दिया, रेजिस्टेंस की डेफिनेशन वैसे तुम देख लो एक बार फिर भी। रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल दैट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यानी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि इलेक्ट्रिक करंट को रोकता है, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टेंस। यूनिट क्या होती है? ओम। क्या होती है? ओम। डन। यूनिट क्या होती है? ओम, ठीक है। और सर्किट के अंदर आपका रेजिस्टर ऐसा दिखता है जो कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। रेजिस्टर, रेजिस्टर, रेजिस्टर क्या है? रेजिस्टर इज लाइक अ ऑब्जेक्ट, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस इज अ प्रॉपर्टी। कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डन। चलिए ये भी अपन को समझ आ गया, ओके जी। तो अब अपन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज की तरफ बढ़ते हैं जो कि है वोल्टेज करंट ग्राफ, और यहां पर लगा लेना स्टार। पेपर में सवाल आने की चांसेस बन रही हैं, इस साल पेपर में आने की चांसेस बन रही हैं, किसी ना किसी सेट में आने की चांसेस तो पक्का बन रही है। सब में नहीं आएगा बट किसी में तो आएगा। देखो क्या है, आपको एक स्टेटमेंट पता है कि वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब मुझे थोड़ी सी मैथमेटिक नॉलेज के साथ बताओ, अगर मैं ग्राफ बनाऊं वोल्टेज और करंट का, तो वो ग्राफ कैसा दिखना चाहिए? बताओ कैसा दिखना चाहिए? ऑब्वियस सी बात है भैया, स्ट्रेट दिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई जैसे वोल्टेज बढ़ता जाएगा वैसे आपका करंट भी बढ़ता जाएगा। अब यहां पर सवाल कैसे आता है, ऐसा आपको एक ग्राफ देंगे और आपको ऐसे दो ग्राफ देंगे, बोलेंगे यह है रेजिस्टेंस ऑफ ए ऑब्जेक्ट और यह है रेजिस्टेंस ऑफ बी ऑब्जेक्ट। अब ये बताओ
किसका रेजिस्टेंस ज्यादा है? बताओ भाई, किसका ज्यादा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। किसका? देखो याद रखना, वोल्टेज और करंट का जो ग्राफ है ना, वो उसकी जो स्लोप है ना, स्लोप, ये स्लोप पता है क्या बताएगी? ये स्लोप बताएगी बेटा रेजिस्टेंस के बारे में। किसके बारे में? रेजिस्टेंस के बारे में। और मैथ्स के हिसाब से जो भी चीज ऊपर होती है ना, जिसकी स्लोप ज्यादा होती है, ये जो एंगल है ज्यादा होता है ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होती है। जो ऊपर होगी वो ज्यादा होगी, जो ऊपर होगी वो ज्यादा होगी। यहां पर आपको साफ दिख रहा है आर ए जो है वो ज्यादा ऊपर है, मतलब ऐसे एंगल वाइज, यहां से एंगल देखो, किसका एंगल ज्यादा है? आर ए का ज्यादा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो आर ए रहेगा वो ज्यादा रहेगा और आर बी जो रहेगा वो कम रहेगा। तो रेजिस्टेंस किसका ज्यादा होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा होगा आर ए का। दो तीन चीजें समझो, वोल्टेज करंट का ग्राफ सीधा होता है, उसकी जो स्लोप होती है वो क्या बताती है? उसकी स्लोप रेजिस्टेंस बताती है ना। अगला पॉइंट, अब यहां पर सवाल कैसा आ सकता है बेटा पेपर के अंदर? वो इस प्रकार से आ सकता है। मान लो एक ग्राफ आपको दे दिया, मान लो आपको एक ग्राफ दे दिया और आपको बोला जाए एक पॉइंट है, एक पॉइंट है उस ग्राफ के अंदर, और वो पॉइंट क्या है? मान लो वो पॉइंट है ये वाला, ऐसे करके ये पॉइंट है, मान लो पॉइंट ए। इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकालो। क्या तुम निकाल सकते हो रेजिस्टेंस? क्या तुम रेजिस्टेंस निकाल सकते हो? हां या फिर ना? जल्दी। बहुत बढ़िया, निकाल सकते हो, निकाल लिया, ठीक है। कैसे निकालेंगे? आपको दिख रहा होगा यहां पर वैल्यू, करंट की वैल्यू देखो यहां पर कितनी है? 0.4। वोल्टेज की वैल्यू कितनी है? 1.2। आपको पता है V इक्वल्स टू आई आर, यानी जो रेजिस्टेंस होता है वो होता है V बाय आई, है ना। तो वोल्टेज है अपना 1.2 और करंट कितना है? 0.4। तो आपको पता है ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा और आंसर आ जाएगा 3 ओम। क्या सबका 3 ओम आ रहा है? 3 ओम आ रहा है। 0.3 कहां से आ रहा है मूर्खो? 0.3 कहां से आ गया? 3 ओम आना चाहिए। बहुत बढ़िया, 3 ओम इज द आंसर, सबका 3 ओम आ गया, ठीक है। ये हो गया अपना। अब देखो एक ग्राफ और तुम्हारा बच रहा है जो कि सिलेबस के अंदर है, वो ग्राफ है करंट वोल्टेज ग्राफ। देखना बेटा, अभी तक हम क्या बोल रहे थे? अभी तक हम बना रहे थे, अभी तक हम बना रहे थे क्या? अभी तक हम बना रहे थे वोल्टेज करंट ग्राफ, जो कि इस प्रकार से था, है ना। अब हमने उल्टा कर दिया। अब उल्टा करा है तो ये ग्राफ भी तो उल्टा हो जाएगा, यानी अब ये जो ग्राफ है ये कुछ किस प्रकार से दिखने लगेगा? एक बार सोचो, वोल्टेज और करंट का ग्राफ किस टाइप से दिखेगा? कोई सोच सकता है? अगर मैंने करंट को ऊपर ले लिया, वोल्टेज को नीचे ले लिया, बताओ, कोई भी बता सकता है कैसा दिख सकता है ग्राफ? तुम खुद फॉर्मूले से बताओ। देखो बेटा, V इक्वल्स टू आई आर होता है, हाँ या ना बेटा? V इक्वल्स टू आई आर होता है, ठीक है। तो R क्या होगा? R होगा V बाय आई, V बाय आई, हाँ या ना? हाँ या ना बेटा? R होता है V बाय, यानी अब जो ग्राफ बनेगा बेटा वो एकदम उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? अरे उल्टा हो जाएगा मूर्ख। अगर मुझे रेजिस्टेंस निकालना है ना, तो अब ये ग्राफ जो है ना, ये ग्राफ वो एकदम उल्टा हो जाएगा। ये ग्राफ ऐसे दिखेगा, ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से दिखेगा। कैसे? इस प्रकार ग्राफ ऐसे दिखेगा, ठीक है। क्योंकि हमने क्या करा है? हमने उल्टा कर दिया है ना। पहले वी आई यहां पे था, वी बाय आई तो तुम्हें पता है क्या बताता है? वी बाय आई तो तुम्हें पता है क्या बताता है? रेजिस्टेंस बताता है। बट अब हमने आई बाय वी ले रहे हैं, अब हम करंट बाय वोल्टेज ले रहे हैं, तो इसका जो ग्राफ है वो एकदम उल्टा हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एकदम उल्टा हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत सही। इस प्रकार से ग्राफ होता है। डन। तो ये कुछ दो ग्राफ थे और इसमें जैसे सवाल आ सकते थे वो भी मैंने आपको बता दिए। डन हो गया बेटा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब एक और कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं अभी, है ना। क्वेश्चन अभी इन सबके करेंगे बेटा। रेजिस्टेंस बता दिया आपको मैंने, है ना। अभी रेजिस्टिविटी और समझते हैं। चलिए आओ भाई, फिर उसके बाद सवाल पे सवाल लगाते हैं धुआंधार, देखते हैं। देखो बेटा, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, रियोस्टैट क्या होता है? बहुत सारे बच्चे पूछते हैं रियोस्टैट क्या होता है। कुछ नहीं होता रियोस्टैट, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है।
वो जो अभी मैंने बताया था ना ऐसे करके, जब उसमें एक ऐसे एरो लग जाती है, तो वही था रियोस्टैट। रियोस्टैट इज बेसिकली वेरिएबल रेजिस्टेंस। रियोस्टैट क्या होता है? एक ऐसा डिवाइस होता है जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को सेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तब हम उसको बोलते हैं रियोस्टैट। तो याद रखना रियोस्टैट क्या होता है? यूज टू कंट्रोल द करंट इन द सर्किट बाय एडजस्टिंग रेजिस्टेंस। यानी अगर मैं रेजिस्टेंस को बदलता रहूंगा, किस डिवाइस की मदद से बदलूंगा? रियोस्टैट की मदद से बदलूंगा। बहुत बढ़िया। चलिए अब अगला कॉन्सेप्ट आ जाता है फैक्टर इफेक्टिंग रेजिस्टेंस। देखो बेटा, किन किन चीजों पे मेरा रेजिस्टेंस डिपेंड करता है? बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है भैया, बहुत सारी चीजें हैं। कौन कौन सी चीजें हैं भैया? देखो, सबसे पहले रेजिस्टेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सुन लो सुन लो सुन लो, जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिस पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो है आपकी लेंथ ऑफ द वायर। एग्जांपल से समझेंगे, एक रोड है, अब तुम खुद सोचना रेजिस्टेंस क्या है? रुकावट है। अगर मेरा रोड लंबा होगा तो रुकावटें ज्यादा आने की चांसेस ज्यादा है ना। अगर मेरा रोड लंबा है तो तुम बोलोगे भैया हाँ ट्रैफिक आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यानी रेजिस्टेंस जो है वो, अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। दूसरा, अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूं, यानी मैं अपने रोड को चौड़ा कर दूं, अगर मेरा रोड चौड़ा हो गया तो अब तो ट्रैफिक कम लगेगा, क्योंकि रोड बड़ा है तो ट्रैफिक कम हो जाएगा। यानी अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूं तो क्या होगा? रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा। हाँ या ना? हाँ या ना? बिल्कुल। तो दो चीजें तो आप समझ गए कि इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्या? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगली चीज, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन दी टेम्परेचर। याद रखना बेटा, रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन दी टेम्परेचर। मेनली जो मेटल्स होते हैं ना, जो आप मेटल्स देखोगे, तो अगर तुम उनको हीट करोगे ना, जितने भी मेटल्स हैं, मेटल्स की बात कर रहा हूं, कंडक्टर्स की बात कर रहा हूं, सेमी कंडक्टर्स की बात नहीं कर रहा। सेमी कंडक्टर कुछ अलग चीज होते हैं। कंडक्टर्स को अगर मैं हीट करूंगा ना तो क्या होगा? रेजिस्टेंस जो है उनका वो हीट ज्यादा हो जाएगा। याद रखना, टेम्परेचर को इंक्रीज करने से रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है? अरे तुम खुद सोचो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, पार्टिकल हिलने लगेंगे, पार्टिकल मूव करने लगेंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। बहुत बढ़िया। अगली चीज है, इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटीरियल, यानी इट डिपेंड्स ऑन द रेजिस्टिविटी। उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी तक हम ये समझे रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन फोर थिंग्स। लेंथ को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, एरिया को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस घटेगा, टेम्परेचर को बढ़ाओगे रेजिस्टेंस बढ़ेगा। उसके अलावा क्या है बेटा? बोलो, रेजिस्टिविटी। तो यहां पर ना एक और फॉर्मूला होता है जो कि तुम्हें याद रखना है, एंड दैट फॉर्मूला इज R इज इक्वल्स टू रो L बाय A। यहां पर लिख देता हूं, ये जो है बेटा ये रो होता है, आई होप सबको पता ही होगा, और ये होता है रेजिस्टिविटी। क्या है? रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है? हर एक मटेरियल की ना एक प्रॉपर्टी होती है कि वो कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी। ठीक है, हर 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 मटेरियल की अलग अलग होती है रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो हमें एक फॉर्मूला मिलके आ गया है रेजिस्टेंस का, जो कि है रो एल बाय ए। रो एल बाय ए। अब मेरा तुमसे सवाल है, रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा? कोई निकाल सकता है? और एक बार सवाल पूछा गया था, डिराइव द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। डिराइव द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछा गया था, कैसे डिराइव करोगे? मुझे पता है ये होता है ओम। ओम। रेजिस्टिविटी का यूनिट निकालना है, लेंथ होती है भैया मीटर में, और एरिया होता है मीटर स्क्वायर में। हाँ, तो 1 मीटर से 1 मीटर तो यहां कट जाएगा, 1 मीटर बचेगा, और इसको यहां भेज दो, तो रेजिस्टिविटी हो जाएगा क्या? ओम मीटर। क्या ये सबको पता है? निकाल दोगे सब? ओम मीटर ओम मीटर ओम मीटर। बहुत बढ़िया। तो ऐसे डेरिवेशन के सवाल भी आ जाते हैं कभी कभार कि रेजिस्टिविटी का यूनिट बता दो भैया। मैं कहा यार इतना सिंपल है, तो हम वैसे हमारे बच्चे तो ऐसे नींदों में बता देते हैं, आप क्या बात कर रहे हो यार? हैं अपने बच्चे भाई होशियार होंगे, हैं ऐसे बता देंगे। चलो बहुत बढ़िया। तो ऐसे सिंपल विंपल सवाल आ रहे होते हैं। अब मैं बेसिकली मतलब ये थोड़ा थ्योरेटिकल साइड पे ही है अभी हम, है ना। तो आपको मैंने रेजिस्टेंस बता दिया, रेजिस्टिविटी बता दिया। अब एक डिफरेंस समझ लो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी पे। रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट है, रुकावट है। बट रेजिस्टिविटी क्या है? ये प्रॉपर्टी है मटेरियल की। दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल। रेजिस्टेंस डिपेंड ऑन द लेंथ एंड एरिया, बट रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड। ये डिपेंड ही नहीं करता, ये लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, याद रखना। तो क्या है? एक तो ये प्रॉपर्टी क्या है? ये प्रॉपर्टी मटेरियल की है, और ये मटेरियल की प्रॉपर्टी नहीं है, ये बहुत सारी चीजों पे डिपेंड कर रहा होता है, जबकि रेजिस्टिविटी डज नॉट डिपेंड। ठीक है, तो एक बेसिक डिफरेंस है, और लास्ट में एसआई यूनिट भी लिख सकते हो।
ठीक है, ऐसा यूनिट लिख सकते हो। चलो अब फटाफट से बहुत सारे इनके सवाल करते हैं, क्योंकि पेपर के अंदर भैया आने तो सवाल ही है घूम फिर के, तो फायदा क्या है, सवाल प्रैक्टिस करो मस्त। चलो भाई, कहां गया कहां गया, क्वेश्चन 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 क्वेश्चन, हाँ आ जाओ भाई, क्वेश्चन बताओ, बस तुम आंसर देते चलना, एबीसीडी एबीसीडी एबीसीडी। बहुत बढ़िया, क्या आ रहा है आंसर, किसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, R3 का, फिर होगा R1, फिर होगा R2, किससे मैच हो रहा है, R3, अरे ऑप्शन में नहीं है, है? अच्छा IV का ग्राफ, ओ अभी देखो मेरे साथ भी स्कैम हो जाता बेटा, देखो ये ग्राफ उल्टा है, ये ग्राफ किसका है, करंट और वोल्टेज का ग्राफ है बेटा, करंट और वोल्टेज के ग्राफ में सारी चीजें उल्टी होती हैं, मैंने क्या बताया, करंट देखो वोल्टेज, जब हम वोल्टेज और करंट का ग्राफ बनाते हैं ना बेटा, तो जो सबसे ऊपर है उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, बट अब हमने ग्राफ को ही उल्टा कर दिया है, तो जो सबसे नीचे होगा ना उसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, फिर ये है ना, तो इसके अंदर जो ऑर्डर होगा ना वो होगा सबसे ज्यादा R2 का, फिर R1 का, और फिर होगा R3, तो ये उल्टा ग्राफ था, R2 R1 R3, आंसर इज डी। वाह जी वाह, क्या बात है यार, ट्रिकी क्वेश्चन, नाइस, मजा आया करके। ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन में ट्रिक मत हो जाना बेटा पेपर के अंदर। क्या ये बात हमें समझ में आई, जल्दी बताओ, एक बार बताओ चैट के अंदर, क्या बात हम समझ पाए, हाँ भाई बताओ, चलो बहुत बढ़िया, अरे यार आंसर दिख रहा था यार भाई, मेरे को गेम ही नहीं खेलना है यार, मैं नहीं कर रहा यार, तुम्हारे साथ मैं गेम नहीं खेलूंगा, हट, हैं, तुम लोग गलत लोग हो यार, तुम आंसर देख लेते हो चीटिंग करते हो, अगले सवाल में बेटा आंसर ही छुपा लूंगा, रुक जा रुक जा रुक जा, हैं, रुक जा, अगले में पहले आंसर छुपा, अरे इसमें तो कोई आंसर ही, अच्छा आंसर है, ठीक है, क्या बोल रहा है, VI ग्राफ है, देखना बेटा VI ग्राफ है, और हमें क्या बोल रहा है कि VI ग्राफ के अंदर ऑफ अ नाइक्रोम वायर इज गिवन बिलो, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, ड्रॉ अ लेबल्ड सर्किट डायग्राम टू ऑब्टेन सच अ ग्राफ, यानी इस ग्राफ से तुम्हें क्या समझ आ रहा है बेटा, देखो इस ग्राफ से तुम क्या समझ पा रहे हो, इस ग्राफ से हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता चल रहा है, करंट पता चल रहा है, तो हम किसी भी पॉइंट पे ना बेटा रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, आप इस पॉइंट की बात कर लो, है ना, इस पॉइंट की बात कर लो, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस निकाल दो, है ना, 0.8 डिवाइड बाय 0.2, तो आपको यह पता चलेगा कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 4 ओम है, क्या है, 4 ओम, इसमें क्या बोल दूं, 4 ओम है ना, तो मतलब बेसिकली इससे हमें यह पता चल रहा है कि ये जो वायर है इसका जो रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम। आगे क्या पूछ रहा है, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस ग्राफ, ड्रॉ अ सर्किट डायग्राम, अब इसका तुम सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो, सर्किट डायग्राम में तुम्हें क्या करना है, एक बैटरी लगा दो, है ना, उसके बाद क्या करो, एक ये बना दो, क्या है वो आपका जो रेजिस्टर होता है, और रेजिस्टर के ऊपर लिख देना 4 ओम, रेजिस्टर के ऊपर लिख देना 4 ओम, बस 4 ओम लिख देना, ओके। चलो इसका पोल दे दूं क्या, पोल भी चेक हो जाएगा, रुको पोल दे देते, VI ग्राफ गिवन बिलो, क्या बताना है, रेजिस्टेंस बताना है, किस पॉइंट पे बताना है भैया, वो तो बता देते, किसी भी पॉइंट पे बता दो यार, है इस पॉइंट पे बता दो, रेजिस्टेंस बताना है बेटा, बताओ भाई, अरे यार फिर आंसर दिख रहा है तुम्हें यार, हाँ, ठीक है, आंसर इज बी, बहुत बढ़िया, 3/5 3/5 3/5 सबका 3/5 है,
अच्छा पोल आ गया क्या सबके पास? अगर पोल आया एक बार तो यस लिख देना, अगर पोल आया यस, नहीं आया तो एक बार नो लिखो, पता चल जाए। के पेपर में आते हैं, थोड़ा सा और एडवांस लेवल के सवाल पे चलते हैं बेटा, कुछ और सवाल करते हैं। यस 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 आया है, चलो बढ़िया है। 80% बच्चों ने दिया है। लीडर बोर्ड, शुभ गुप्ता, आदित्य जी फिर आ गया, आर्यन, दक्ष, रेजुल, सोना, विश्वक, एस्मे, दयान। ओके जी, देखो क्या है, विच वन ऑफ दी अमंग दी बार हैव एन अलॉय ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg। क्या बोल रहा है? विच वन अमंग अ बार ऑफ एन अलॉय ऑफ मास 2 kg एंड अ 3 kg आयरन बार ऑफ द सेम डायमेंशन हैव ग्रेटर रेजिस्टिविटी। किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी ये बताओ, है ना, किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? क्या एक अलॉय जिसका मास 2 kg है, एक अलॉय है, अलॉय क्या होता है? मिक्सचर, अभी हमने पढ़ा था, एक अलॉय है 2 kg वाला और एक 3 kg वाला क्या है? आपका आयरन है। बताओ भाई किसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी? क्या लग रहा है? अरे यार तुम आंसर देख के मत बोला करो यार, ध्यान रखना, रेजिस्टिविटी क्या है? अलॉयज की रेजिस्टिविटी बेटा ज्यादा होती है ना, क्योंकि देखो अलॉयज को बनाया ही ऐसे जाता है। देखो रेजिस्टिविटी क्या होता है? इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द एलिमेंट, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द एलिमेंट। तो नेचर ऑफ द एलिमेंट, अलॉय क्या होता था जब हम मेटल को मिक्स करते थे? अलॉय को बनाया ही ऐसे जाता था कि उसकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए, है ना, उनको बनाया ऐसे जाता है अलॉय को, क्योंकि वो तुम्हें याद हो तो बिजली को कंडक्ट नहीं करते थे अलॉय, कल पढ़ा था ब्रास ब्रॉन्ज, याद आ गया? हाँ, तो यानी रेजिस्टिविटी किसकी ज्यादा होगी? अलॉयज की होगी, हमेशा याद रखना। रेजिस्टिविटी इज दी प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, और मटेरियल की प्रॉपर्टीज का मास से कोई लेना देना नहीं है, मास से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है टाइप ऑफ मटेरियल से। ठीक है अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। A resistance wire stretch, a resistance wire stretch as so as to double its length। बताओ भाई, न्यू रेजिस्टिव विल बी हैव अ मैग्नीट्यूड। बहुत सिंपल सवाल है, क्या बोल रहा है? एक वायर है, एक वायर, और देखना बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के सवाल बहुत पूछे जा रहे हैं आजकल। जब भी हम, मान लो एक मेरा एक वायर था, ठीक है, अब मैंने उसको खींचा, अब मैंने उस वायर को क्या करा? मैंने उसको खींच दिया, है ना, मैंने उसको स्ट्रेच कराया बेटा, और उसकी लेंथ को क्या कर दिया? डबल कर दिया। लेंथ को क्या कर दिया बेटा? मैंने डबल कर दिया है। क्या बोल रहा है? A resistance wire stretch so as to double its length, its new resistivity will have the magnitude। इसके मैग्नीट्यूड कैसा होगा? रेजिस्टिविटी का पूछ रहा है। आपको पता है कि मैं एक वायर को चाहे कितना ही खींचूं बेटा, रेजिस्टिविटी नहीं बदलती, और यही इसके अंदर ट्रिक था कि सेम एज ओरिजिनल। बट अगर सवाल के अंदर यह होता, अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर रहा हूं, और क्वेश्चन के अंदर बोलता रेजिस्टेंस, अब बताओ रेजिस्टेंस कैसे बदलेगा? देखना बेटा, अब यहां पर तुम बहुत बड़ी गलती करने वाले हो। जब भी हम किसी चीज को, मान लो एक पेन है, इसको मैं स्ट्रेच करूंगा ना, एक पेन को मैं स्ट्रेच करूंगा, तो मेरे पेन की वॉल्यूम तो सेम रहेगी। वॉल्यूम क्या होती है? वॉल्यूम इज ऑलवेज सेम। वॉल्यूम होगी लेंथ इंटू एरिया, हाँ या ना बोल, हाँ या ना बोल। अगर मैंने अपने एरिया को ट्वाइस कर दिया है, तो ऑब्वियस सी, लेंथ को ट्वाइस कर दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है मैं अपने एरिया को हाफ कर दूंगा, हाँ या ना? तू खुद देख, तू किसी मोटी चीज को खींच, एक बार खींचना, जब तुम लेंथ बढ़ाओगे ना तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ना वो कम होता जाएगा। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन सेम। तो जितना तुम्हारी लेंथ इंक्रीज होगी ना, उतना कम तुम्हारा एरिया होगा। अगर लेंथ ट्वाइस कर रहे हो तो एरिया हाफ हो जाएगा। किस केस में? जब हम किसी भी चीज को स्ट्रेच करते हैं या फिर किसी भी चीज को कंप्रेस करते हैं, इन केसेस के अंदर चीजें सेम रहेंगी, स्ट्रेच या फिर कंप्रेस, है ना। तो हम स्ट्रेच कर रहे थे तो लेंथ डबल करी, एरिया हाफ हो गया। अब देखो फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, हाँ या ना? रो तो सेम रहेगा, लेंथ हो गई है कितनी? लेंथ हो गई है बेटा 2L, और एरिया हो गया ए बाई 2, है ना। इस 2 को ऊपर ले जाओ तो रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 गुना, रेजिस्टेंस हो जाएगा 4 गुना। कितना हो जाएगा बेटा? 4 गुना, हाँ है ना। तो इस प्रकार के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं।
इस प्रकार के सवाल बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, अब इसी सवाल को थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करूं। अभी तक मैंने तुमसे क्या पूछा, चेंज इन रेजिस्टेंस, या फिर मैं बोलूं न्यू रेजिस्टेंस, तो तुमने न्यू आर निकाल दिया जो कि है 4 टाइम्स दी ओल्ड आर। अब मैं तुम्हें कॉम्प्लिकेट करके बता रहा हूं, फाइंड आउट द परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। बताओ भाई, ये सवाल पूछा गया बेटा एक बार, परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला हमेशा याद रखना, सुन लो मेरी बात। परसेंटेज का फॉर्मूला होता है चेंज इन रेजिस्टेंस डिवाइड बाय ओरिजिनल रेजिस्टेंस इंटू 100। यानी चेंज यानी फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है 4R, इनिशियल है R, है ना, और ओरिजिनल यानी इनिशियल, इनिशियल क्या था, इनिशियल रेजिस्टेंस R था, इंटू 100। यानी आपका आंसर आ जाएगा, R से R कट जाएंगे, आ जाएगा 300%। यानी जो चेंज हुआ है ना वो 300% हुआ है। और यहीं पर ही बच्चे 400% लिख के गलती करके आते, और इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं, आज सुन लो, कि बहुत बड़ा मिस्टेक है जो कि तुम्हें नहीं आती। बच्चे क्या सोचते हैं कि रेजिस्टेंस 4 गुना हो गया, तो भैया ऑब्वियस सी बात है 400%। अरे नहीं, परसेंटेज चेंज बोला है। परसेंटेज चेंज निकालने का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाय इनिशियल इंटू 100। बस ये फॉर्मूला याद रखना। परसेंटेज चेंज बार बार पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है सवाल। ऑल डन है, क्लियर है, बहुत सही, चलो सही है। ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं, ये कॉन्सेप्ट हम समझ चुके हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, आ जाओ। Plastic insulation surrounds the wire having a diameter D and length L as shown below। ठीक है, क्या बोला है, a decrease area decrease in a decrease in resistance of a wire would be produced by increase in what। यानी मैं किस चीज को इंक्रीज करूं जिसकी मदद से क्या हो, मेरा रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाए। यानी मुझे क्या करना है, मुझे रेजिस्टेंस को कम करना है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता था बेटा रो एल बाय ए। तो अगर मैं एरिया को इंक्रीज करूंगा तो क्या रेजिस्टेंस ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा बेटा, हो जाएगा क्या, हाँ जी भैया बिल्कुल हो जाएगा। तो यानी मुझे क्या करना है, मुझे अपने डायमीटर को इंक्रीज करना है, क्योंकि एरिया क्या होता है बेटा, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। इतनी गणित तो मैंने भी पढ़ी है इतनी गणित बेटा, गणित पे मुझसे सवाल मत पूछा करो। बैटल बैटल में तुम्हारे शोभित भैया को जिताने के लिए कभी कभार एक्टिंग कर लेता हूँ, है ना, छोटी मोटी एक्टिंग कर लेता हूँ मैं, बट मेरे से मत भिड़ा करो मैथ में, ठीक है। जेई एडवांस के अंदर मैथ क्वालिफाई की थी मैंने, वहां क्वालिफाई करना बहुत बड़ी बात होती है। जेई एडवांस की मैथमेटिक ना आदमी हिल जाते हैं, है ना, वो वाली गणित क्वालिफाई कर चुका हूं, तो ये वाली गणित मुझसे मत पूछा करो, ठीक है। तो थोड़ा सा लेवल में, चलो आंसर इज बी, बहुत बढ़िया, यहां तक हमें समझ में आ गया। चलिए अब एक मेरे को ना कल के लेक्चर की एक दो स्लाइड्स उस लेक्चर में आ गई हैं, तो उसको मैं एक बार यहां पर डालता हूं। अब अगला जो अपना टॉपिक है बेटा, अगला टॉपिक है अपने लिए क्या, अभी और क्वेश्चन करेंगे, बट अगला टॉपिक अपना है, अभी हम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्लास खत्म नहीं हुई, 10:30 बजे खत्म होगी, शांत रहो। अभी हमें अगला टॉपिक ये पढ़ना है, उस टॉपिक का नाम है सीरीज एंड पैरेलल। सीरीज और पैरेलल में बेटा क्या डिफरेंस होता है वो समझ लो मेरी बात, और ध्यान से समझ लो। सीरीज क्या होती है, जब भी हम किसी रेजिस्टेंस को एक साथ कनेक्ट करते हैं, और पता है तुम्हें सवाल आएगा सीरीज पैरेलल पे और तुम कंफ्यूज होगे, इसलिए बोल रहा हूं ये कॉन्सेप्ट ध्यान से समझ लो, बार बार रिपीट नहीं करूंगा, फोकस लगा लेना, समझ आ जाएगा। देखो सीरीज और पैरेलल के अंदर डिफरेंस समझ लेना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखो सीरीज कॉम्बिनेशन वो होता है जब मेरे सारे रेजिस्टेंस एक साथ है, यानी 1 2 3 4 ऐसे। ट्रिक क्या है, ध्यान से रखना, पहचानोगे कैसे कि सीरीज या पैरेलल है, जब भी मेरा करंट सेम करंट जा रहा है ना, सारे रेजिस्टेंस में सेम करंट जा रहा है, यानी तुम देख सकते हो यहां से करंट गया आई, इसमें भी वही जाएगा, इसमें भी वही जाएगा, इसमें भी वही जाएगा, इसमें भी वही जाएगा। यानी सीरीज को बताने की ट्रिक क्या है, सीरीज को ट्रिक बताने की ट्रिक ये है, when the current is same, when the current is same in all resistors we will call it as a series। आए ना, सीरीज को पहचान हो जाएगी,
सीरीज में क्या है, करंट हमेशा सेम रहता है, लिख लो भाई, करंट सीरीज में सेम रहता है। और वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज बदल जाता है। हाँ जी, वोल्टेज जो है वो बदल जाता है, किसके अंदर, सीरीज के अंदर। तो याद रखना, वोल्टेज इज डिफरेंट इन सीरीज एंड करंट इज सेम। अब इसकी डेरिवेशन भी पूछी जाती है कि इसका एक फॉर्मूला होता है, नेट रेजिस्टेंस निकालो, है ना, उसको मैं आर नेट लिखता हूं, आर नेट यानी टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालें, तो इसकी ना डेरिवेशन आती है, और उस डेरिवेशन को करने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, और ओम्स बाबा को बार बार बुलाना पड़ेगा, ठीक है। वो डेरिवेशन देख लो बेटा, बार बार पूछी जाती है। आपको कुछ नहीं करना, आपको ऐसा एक सर्किट बनाना है, उसमें एक बैटरी कनेक्ट कर देना, 3 ऐसे रेजिस्टेंस लगा देना, ठीक है, ऐसे एक बैटरी कनेक्ट कर देना, अमीटर लगा देना। यहां पर अमीटर क्या बताता है, करंट बताता है, ठीक है। तो ऐसे अपन कर सकते हैं। ये क्या है, ये आपकी एक बैटरी है जिसका वोल्टेज ले लो, क्या वोल्टेज आप ले सकते हो इसका, क्या, V। डन, वोल्टेज आप इसका ले लो V। अब आपको इसमें क्या करना रहेगा, ये ले लो आप R1 R2 R3, इसका वोल्टेज ले लिया V। अब एक बात बताओ, डेरिवेशन करने का पहला स्टेप, भैया याद ही नहीं रहती डेरिवेशन, मैं कहता हूं याद मत कर, तू एक चीज पकड़ के बैठ कि जो चीज बदल रही है उसको सबसे पहले लिख दे। यानी बदल क्या रहा है, बदल रहा है वोल्टेज। मैं इमेजिन करता हूं यहां पर वोल्टेज है V1, यहां पर है V2, यहां पर है V3, तो जो बदल रहा है ना बेटा उसको लिख दो, लिख दो यहां पर टोटल वोल्टेज V था, वोल्टेज ही तो डिवाइड हुआ है ना, वोल्टेज डिवाइड हुआ है, तो मैंने लिख दिया, ठीक है, जो चीज बदल रही है सबसे पहले वो लिख दो। स्टेप नंबर 1, जो बदल रहा है उसको सबसे पहले देख लो कि ठीक है वोल्टेज बदल रहा है, तो V इक्वल टू V1 V2 V3। अब ओम्स बाबा को बुलाओ, ओम्स बाबा जी प्रकट हुए और हमारी मदद करें। देखो करंट जा रहा है I, और हर जगह सेम करंट है, यहां पे भी I है, यहां पे भी I है, यहां पे भी I है। तो मैं लिखना स्टार्ट करता हूं, V इक्वल्स टू IR होता है, यह फॉर्मूला हमें पता है। तो हम यहां पर मैं लिखूंगा IR, यहां पर मैं लिखूंगा I इंटू R1 क्योंकि पहला रेजिस्टेंस है, I इंटू R2, फिर मैं लिखूंगा I इंटू R3, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बेटा, I कॉमन ले लूंगा, इधर से भी, और ये जो I है ये तीनों से कट जाएगा, तो फाइनल अपना बन जाएगा R नेट इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये क्या है, ये R नेट है, या फिर कुछ कुछ किताबों के अंदर इसको R इक्वलेंट भी लिखते हैं, कंफ्यूज मत होना, दोनों बातें सेम होती हैं। क्या ये डेरिवेशन अब तुम कभी भूलोगे, भूलोगे तो नहीं है भाई, हो गया बल्ले बल्ले चलो, भूलोगे तो नहीं। आर इक्वलेंट और आर नेट क्या आ गया अपना, R1 प्लस R2 प्लस R3। यानी जब भी आपके रेजिस्टेंस सीरीज में है तो हम क्या करेंगे, सबको डायरेक्टली ऐड कर देंगे। अब बात करते हैं पैरेलल की। पैरेलल को हम कैसे पहचानेंगे बेटा, अच्छा पूरी की पूरी डेरिवेशन है जो मैंने आपको भी कम शब्दों के अंदर करके दिखाई। पैरेलल कॉम्बिनेशन को हम कैसे पहचानेंगे बेटा, पैरेलल कॉम्बिनेशन पहचानने का एक सिंपल तरीका, क्या सिंपल तरीका, जब भी आपका करंट डिवाइड हो रहा है, आप देखो बेटा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, करंट बेचारा जा रहा था, मैं तो रास्ते से जा रहा था, टिन 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 भेलपुरी खा रहा था, है ना, मुझे 3 रास्ते मिले तो मैं क्या करूं, तो भाई उसको 3 रास्ते मिल गए। अब वो कह रहा है भाई आधा इधर बटूंगा, आधा इधर बटूंगा, आधा इधर बटूंगा, है ना। तो जब भी करंट डिवाइड हो जाए बोल देना इट इज इन पैरेलल। तो यहां पर आप देख सकते हो 3 रेजिस्टेंस है, क्या है, ये पैरेलल के अंदर है। पैरेलल के अंदर नोट डाउन कर लो बेटा कहीं पर, ऑलवेज रिमेंबर इन पैरेलल वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट, यानी उसका एकदम अपोजिट, उसका एकदम अपोजिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सीरीज के अंदर कौन सेम, पैरेलल के अंदर कौन सेम, क्योंकि न्यूमेरिकल इसी से बनते हैं, तुम्हें पता भी होगा अभी तक, ठीक है। तो अब इसकी भी एक डेरिवेशन कर लेते हैं, इसकी भी एक सिंपल सी डेरिवेशन। अच्छा अब बताओ अगर मेरा एक ऐसा सर्किट है जिसमें ऐसे 3 रेजिस्टर है, मान लो, है ना, ऐसे तीन ऐसा एक सर्किट है ना, एक बैटरी से कनेक्टेड है ना, वोल्टेज है V, ये है R1 R2 R3। मैं शुरुआत कहां से करूं, जो बदल रहा है, यहां पे कौन बदल रहा है, यहां पर करंट बदल रहा है। तो इमेजिन करो यहां पर करंट है I1, यहां पर है I2, यहां पर है I3, और जो यहां से करंट निकल रहा है वो है I। तो मैं लिख देता हूं I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। हाँ या ना बोल बेटा, ठीक है। ओम्स लॉ लगा, ओम्स लॉ बोलता है V इक्वल्स टू IR और I इक्वल्स टू V बाय R। ओम्स बाबा की जय हो, जय हो, जय हो। चलो ओम्स बाबा जी ने बता दिया। अब मैं यहां पर लिख देता हूं V बाय R नेट, है ना, टोटल रेजिस्टेंस,
ये हो जाएगा, वोल्टेज सेम है बेटा, सब में वोल्टेज सेम रहेगा, देखते चलना बेटा, कुछ गलत तो नहीं कर रहा, वोल्टेज सब में सेम है, बहुत बढ़िया यार भैया, है ना। ये डेरिवेशन खुद से लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि तुम्हें याद रहे, तुम भूलो ना, ठीक है। अब वोल्टेज को कॉमन ले लो, काट दो सारे वोल्टेज को, तो फाइनल बन के आ गया 1/R नेट या फिर R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या हुआ, क्यों चेचे चेचे कर रहे हो, क्यों चेचे चेचे कर रहे हो भाई? समझ आया? हाँ भाई, ओम बाबा की जय हो गई। चलिए, तो ओम बाबा की जय करते हुए हमने क्या निकाल दिया है, एक और फॉर्मूला निकाल दिया है। जब भी आपके रेजिस्टेंस किसके अंदर होंगे, पैरेलल में होंगे, तो वी विल ऐड, ऐसे ऐसे हम जोड़ेंगे, ऐसे हम जोड़ेंगे, ठीक है। चल, बहुत बढ़िया, ऐसे हम जोड़ेंगे। अब इसके भी कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। क्लैरिटी देखना बेटा, देखो आ जाओ भाई, सवाल करो। इमेज शोन अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 रेजिस्टर। मुझे बता, अरे यार ये ऑप्शन काहे दिख जाता है भाई, अरे भाई देखो क्या करना होता है, नेट रेजिस्टेंस निकालना है इस डायग्राम का। कैसे निकालेंगे नेट रेजिस्टेंस? देखो भाई, पहला सवाल है फाइंड आउट, वो देखो जो कि सीरीज में, सबसे पहले सीरीज वालों को सॉल्व करो, क्योंकि सीरीज वालों के लिए तो आपको बस ऐड करना होता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले सीरीज ढूंढूंगा। सीरीज कौन है, देखो करंट आया, डिवाइड हो गया करंट, यहां पर करंट डिवाइड हो रहा है कहीं ना कहीं, बट यहां पर देखो करंट सेम जा रहा है, तो ये और ये सीरीज में है, तो इनको ऐड कर दो, तो ये तो हो जाएगा 6 ओम। 6 ओम हो गया बेटा, 6 ओम हो गया। तो अब देखना बेटा, एक नया डायग्राम मैं तुम्हें यहां पर बनाकर दिखाता हूं, देखना 2 ओम, 3 ओम और ये हो गया आपका 6 ओम। क्या आपको ये तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं, हाँ या ना? तीनों पैरेलल में दिख रहे हैं, ठीक है दिख रहे हैं। तो अब वैल्यूज को ऐड कर दो रेसिप्रोकल करके, 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। एलसीएम ले लो बेटा 6, एलसीएम ले लो बेटा क्या 6, एलसीएम आ जाएगा 6, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3 + 2, 3 + 2 + 1, तो ये हो जाएगा आपका 1, है ना। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 1। और लास्ट में बेटा रेसिप्रोकल करना मत भूलना। देखो ये जो वैल्यू आई है, ये आई है 1/R नेट की, जैसे हम लाइट वाले चैप्टर में करते थे, इसकी वैल्यू 1 है, तो आर नेट की वैल्यू रेसिप्रोकल कर देना, तो आंसर तो 1 ही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए, बाकी क्वेश्चन में आंसर अलग होगा, ठीक है। इस प्रकार के यहां पर बहुत सारे सवाल आ रहे होते हैं। और सवाल देखते हैं। छुपा दिया ना, चलो। इफेक्टिव रेजिस्टेंस बता दो भैया इसका। ओए होए, ये कहा है, ये कहा लगा दिया बीच में, ये कहा लगा दिया बीच में, ये तार क्यों जोड़ दी भैया, ये तार क्यों जोड़ दी इन्होंने? देखो करंट आ रहा था, आ रहा था, आ रहा था, सीधा जा रहा था। अरे करंट ने बोला, अरे भैया करंट के पास 2 रास्ते आ गए, तो करंट बोलेगा भैया मैं तो इस रास्ते से चला जाऊंगा, तो अब करंट ऐसे 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 चला जाएगा, है ना, और करंट ऐसे निकल जाएगा, है ना, करंट के पास रास्ता आ गया ना बेटा। क्या लग रहा है? अरे तुम्हें ये देख, आंसर सबने ये देख रखा है और फिर लिख रहे हो, देख डी, हाँ गलत। देख अब सुनना बेटा, ये सवाल मैं यहां पर क्यों लेके आया, क्योंकि इट इज अ गुड क्वेश्चन। मैं तुम्हें फिर बता रहा हूं, बोर्ड पेपर के अंदर जो एक चैप्टर जिससे टफ सवाल आएंगे, दैट विल ऑलवेज बी इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के अलावा कहीं से सवाल नहीं आएंगे। हाँ ए देख के तो यही बोलोगे सब। ये सवाल अच्छे लेवल का सवाल है। देखो करंट जब भी सीधा जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से जा रहा है, अब देखना सामने उसको रेजिस्टर मिल रहा है, करंट के पास सामने रुकावट है, बट करंट के पास एक और रास्ता है। कौन सा रास्ता? जहां पर कोई रुकावट नहीं है। तो जो सारा का सारा करंट है ना बेटा, वो यहां से ऐसे निकलेगा। क्या कोई भी मेरा करंट इस डायरेक्शन में जाएगा? अरे कोई पागल थोड़ी ना है। अरे तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, जहां पर बिल्कुल ट्रैफिक नहीं है और जहां पर बहुत सारा ट्रैफिक है। तुम कहां जाओगे? तुम बोलोगे जहां पर बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है मैं तो वहां से जाऊंगा। हर कोई वहीं से जाएगा, तो सारा करंट यहां से जाएगा और यहां निकल जाएगा, यानी इस लाइन से कोई करंट जाएगा ही नहीं। और जब इस लाइन से कोई करंट जाएगा ही नहीं,
तो क्या इसके रेजिस्टेंस को हम काउंट करेंगे? नहीं काउंट करेंगे। तो ए और बी पॉइंट के बीच का जो आर नेट होगा ना, आर नेट, वो मात्र होगा 4 ओम। यानी ये, क्या ये पकड़ गएगा इस कॉन्सेप्ट को? हम पकड़ पाए इस कॉन्सेप्ट को? बहुत बढ़िया। अगला एक ट्राइंगल वाला क्वेश्चन भी कर ही लो। डायग्राम थोड़ा गंदा ही बना दिया, क्या किया जाए, और कुछ बनाया जाए। ए और बी पॉइंट के बीच का नेट रेजिस्टेंस बताओ। ये है 2 और ये है 2। एक और क्वेश्चन। जीरो? जीरो कौन लिख रहा है भाई? 2 और 2। भैया यार तुम क्या बात करते हो, रुक जा। ये ए और बी पॉइंट अलग बना देता हूं मैं यार, रुक यार। इन ए बॉय पॉइंट को ऐसे बना दो, अलग कर दो, इनको अलग कर दो। फिर बच्चे कह रहे हैं कि सारा करंट भैया यहां से पास हो जाएगा। अरे मूर्खों, को दिखाने के लिए बनाया था मैंने। यहां ले लो ए और बी पॉइंट, बस यहां ले लो ए और बी पॉइंट। जीरो नहीं होगा इसको। ये ए और बी पॉइंट मैंने ऐसे दिखाने के लिए बनाए थे। इसका ये मतलब नहीं है कि इसमें भी करंट यहां से पास हो जाएगा, नहीं। देखो यहां पर करंट इस डायरेक्शन में जाएगा बेटा, जाएगा जाएगा जाएगा, 2 ओम मिलेगा उसको, 2 ओम से आगे जाएगा। और यहां पे भी देखो सेम करंट जा रहा है, सेम करंट। तो ये दोनों क्या है? ये दोनों सीरीज के अंदर है। 2 ओम और 2 ओम दोनों सीरीज के अंदर है बेटा। तो यहां पर जो आर नेट होगा वो होगा 4 ओम। क्या होगा? 4 ओम। बट इस क्वेश्चन को अगर तुम सॉल्व करो 2 2 2 लेकर, इसका बताओ 4 ओम होगा उसका, इसका बताओ। इसमें थोड़ा दिमाग लगाना बेटा। इस क्वेश्चन के अंदर देखना, करंट के पास दो रास्ते हैं, यहां से जाएगा या तो यहां से जाएगा। अब करंट क्या करेगा? यहां से देखना, करंट मान लो यहां से गया पहले, और यहां से गया आगे, और यहां से। तो देखो इसके पास और इसके पास तो सेम करंट है, यानी ये दोनों तो क्या है? सीरीज में है। तो हम इनको पहले सॉल्व कर लेते हैं, और मैं एक सर्किट बना देता हूं। इनको सॉल्व कर लिया मैंने, इनको मैंने सॉल्व कर लिया, इन दोनों को मैंने जोड़ दिया आपस में। तो ये कितना हो गया? ये हो गया 4 ओम, और ये कितना था? ये था 2 ओम। अब देखो 4 ओम और 2 ओम दोनों किस में आ गए? पैरेलल में आ गए। तो अब कैसे जोड़ोगे? 1/4 प्लस 1/2, जो कि हो जाएगा 4 एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3/4। और रेसिप्रोकल लास्ट में लेना मत भूलना, रेसिप्रोकल लेना होता है। तो आ जाएगा 4/3 ओम। क्या सबका 4/3 आया? देखो 3/4 पे छोड़ दिया ना बच्चों ने, 3/4 पे छोड़ दिया ना बहुत सारे बच्चों ने। ये गलती कर रहे हो बेटा, यही तो गलतियां हैं जो बाद में पछतावा देंगी तुमको। डन। तो इस प्रकार के कुछ सवाल आ रहे होते हैं पेपर के अंदर, है ना। अब अगले जो कॉन्सेप्ट है वो है करंट वोल्टेज सर्किट को सॉल्व करने के। तो कल हम बहुत सारे सर्किट बेस्ड सवाल लगाएंगे, है ना, बहुत सारे सर्किट बेस्ड सवाल करेंगे। और जूल हीटिंग, इलेक्ट्रिक पावर, ये सब के भी सवाल अपन कल लगाएंगे। तो कल का जो दिन रहेगा वो मेनली क्वेश्चन सॉल्विंग का दिन रहेगा, है ना। अभी हम एक बार एपीएल देख लेते हैं। आ जाओ भाई, एपीएल देख लो फटाफट से। एपीएल के अंदर क्या क्या सवाल है उनको सॉल्व करना स्टार्ट करो। इसका मतलब होता है बेटा, ये है मिली, ये है मिली। इसका मतलब होता है 10⁻³ मिली एम्पेयर। ये क्या है बेटा? मिली एम्पेयर। अरे डेली डेली स्टोरी, हर रोज नहीं होती स्टोरी। बहुत बढ़िया। देखो इसका आंसर क्या आ रहा है, आपको पता है, आपको V की वैल्यू दी है 4। करंट कितना है? करंट है आपका 100 मिली एम्पियर, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि रेजिस्टेंस कितना होगा। आपको पता है V = IR होता है बेटा। R क्या होगा? R होगा V/I।
तो आपको उस वोल्टेज और करंट को डिवाइड करना था, इसमें क्या गलती कर दी भाई। 4/100 इंटू 10⁻⁻3, 4 × 100 × 10⁻⁻3। ठीक है, तो जब इधर से डिवाइड करोगे तो यहां पर बचेगा 4/10, 4/10 40 आ रहा है क्या आंसर, 40 आ रहा है आंसर, नहीं 40 नहीं 0.4 आ रहा है क्या आंसर, कितना आ रहा है, नहीं 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 रुको 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 रुको, अरे ना 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 40 आएगा आंसर। देखो सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो एक बार फटाफट से, तो आपको दिखेगा इन दोनों को एक बार मल्टीप्लाई करो, ये है बेसिकली 10⁻² और ये है 10⁻⁻3, मल्टीप्लाई करोगे तो ये बचेगा 10⁻⁻1, तो यानी यहां पर है 10⁻⁻1, माइनस का मतलब उल्टा, तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे, तो आंसर विल बी 40, आंसर 40 आएगा, 40 आएगा आंसर, 0.4 नहीं आएगा, मैथ की कैलकुलेशन में गलती मत करो। डन, चलो अगला सवाल। वर्क डन 14 जूल इज टू मूव 2 कूलम चार्ज फ्रॉम 2 पॉइंट्स। ऐसे ये तो मैं आपको करा चुका हूं, ये तो मैं करा चुका हूं, अब भी कराया था। अगला ये देखो क्या बोला गया है, 2 वायर्स ए एंड बी of same material having the same length and diameter 0.2 mm and 0.3 mm are connected one by one in a circuit. Which one of these wire will offer more resistance? कौन ज्यादा रेजिस्टेंस देगा? तुम्हें पता है रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। किसका डायमीटर कम है बेटा, बोलो। हाँ तुम्हें पता है जिसका ये क्या है, देखो ये कम दिख रहा है तुम्हें, ये कम दिख रहा है, हाँ। जब जिसका रेडियस कम है, डायमीटर कम है, तो उसका एरिया कम होगा, जिसका एरिया कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा, तो यानी जो ए वायर होगा दैट इज योर करेक्ट आंसर, वायर ए। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ये क्या दे दिया भाई, क्वेश्चन देखें, ये सोल्यूशन क्यों दे रखा है इसमें, चलो कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन देखो। अच्छा 2022 में पूछा गया है, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है। इन अ फॉलोइंग फिगर 3 सिलेंड्रिकल कंडक्टर ए बी सी शोन अलोंग विद देयर लेंथ एंड एरिया क्रॉस सेक्शन। ये देखो 3 हमें दिखा रखे, क्या बोल रहा है, इफ दीज 3 कंडक्टर आर मेड अप ऑफ सेम मटीरियल देन आर ए आर बी आर सी आर देयर रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर ए बाय आर बी। देखो हमें क्या करना है, हमें आर ए डिवाइड बाय आर बी निकालना है, यानी रेजिस्टेंस ऑफ वायर ए डिवाइड बाय रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी, ये हमें निकालना है। एक बार जूम करता हूं और आपको, अब देखो हमें क्या निकालना है, इस वायर का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय इस वायर का रेजिस्टेंस, कैसे निकालोगे, और ये सेम मटेरियल के हैं यानी रेजिस्टिविटी विल बी सेम, तो कैसे निकालेंगे बेटा, सिंपल सा प्रोसीजर है, आर ए विल बी रो, लेंथ कितनी है एल, एरिया कितना है ए, ठीक है, आर बी विल बी इक्वल्स टू रो, सेम रहेगा मटेरियल सेम है बेटा, लेंथ कितनी है L/2 और एरिया कितना है 2a, तो L/2 और एरिया है 2a, एरिया है 2a, तो ये आ जाएगा 1/4 रो L/a। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें RA/RB करना है, यानी इन दोनों को बस हमें डिवाइड करना था बेटा। जब आप RA/RB करोगे तो आपका उत्तर क्या आएगा, इनको एक बार डिवाइड कर दो, इन इसको और इसको, जब डिवाइड करोगे तो 1/4 ऊपर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 4, यानी इन दोनों का जो रेशियो है RA/RB का जो रेशियो है वो 4 आएगा। क्या सबका 4 आ रहा है, RA/RB का रेशियो 4 आ रहा है बेटा सबका, मैथ्स है पूरी की पूरी ना यहां पर। अगला इसमें क्या पार्ट था, फाइंड RA डिवाइड बाय RC। अब RC भी निकाल लेते हैं, देखो भाई RC भी निकाल लेते हैं, RC क्या है रो, L क्या है L/2, एरिया क्या है, इसका एरिया भी A/2, एक मिनट, अच्छा इसका एरिया A/2 उसका 2a था, इसका एरिया क्या है A/2, ठीक है। तो अब देखना बेटा ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये 2 से 2 कट जाएगा ऊपर जाने के बाद, तो RC हो जाएगा रो L/A, यानी RC और RA बराबर है, तो इनका जो रेशियो आएगा ना, देखो ये है RA और ये है बेटा RC, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो 1 ही तो आएगा आंसर, तो इसका आंसर आएगा 1। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा बेटा 1। क्या बात क्लियर है, ओके जी।
हार्ड क्वेश्चन है, हाँ जी बिल्कुल है हार्ड क्वेश्चन। अब बोर्ड के उस पड़ाव पे हम बढ़ चुके हैं जहां पर हम सवाल ही ज्यादा लगाएं और मुश्किल सवाल लगाएं, तो आपके लिए भी बेनिफिट है, हमारे लिए भी बेनिफिट है, सबके लिए बेनिफिट है, क्योंकि नंबर तो मुश्किल सवाल ही देके जाएगा। ठीक है, चलो भाई लास्ट थ्योरेटिकल सवाल। लिस्ट द फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म सिलेंड्रिकल कंडक्टर गिवन मटेरियल डिपेंड्स। किस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस? रेजिस्टिविटी, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर। बता चुका हूं। अगला, द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज दिस, रेडियस इज दिस, और उसका रेजिस्टेंस भी दे रखा है। इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द वायर इज दिस, फाइंड द लेंथ। आपको लेंथ बतानी है, ये तुम खुद सॉल्व करके आओगे। इसमें हमें क्या क्या गिवन है? देखो हमें क्या गिवन है, एक ऐसा वायर गिवन है जिसकी हमें रेडियस गिवन है, आर गिवन है जो कि है 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें आर, बड़ा वाला आर रेजिस्टेंस गिवन है। उसके अलावा हमें क्या गिवन है? हमें रेजिस्टिविटी गिवन है। कैलकुलेशन वाला सवाल है बेटा, इतनी कैलकुलेशन है इसके अंदर। आपको लेंथ बतानी है, कैसे बताओगे? फॉर्मूला है आर इक्वल्स टू रो एल बाय ए। इस फॉर्मूले से आप आंसर बताओगे, है ना। एरिया कैसे निकालोगे? एरिया होगा बेटा पाई आर स्क्वायर से हम एरिया निकालेंगे। एक बात याद करना, ये सेंटीमीटर में है बेटा, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। कैसे मीटर में कन्वर्ट करोगे? बोलो कैसे करते हैं मीटर के अंदर कन्वर्ट? आई होप सबको मालूम है। क्या सबको मालूम है ना? 100 से डिवाइड करना होता है। भैया नहीं पता तो फिर तो बड़ी दिक्कतें हो जाएंगी, है ना? पता है ना? अरे मालूम है? नहीं मालूम? मालूम है, ठीक है। 100 से डिवाइड करना होता है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। आंसर तो नीचे लिखा ही हुआ है, वो तो तुम निकाल ही लोगे। बहुत बढ़िया, है ना। तो क्या करना रहेगा आपको? बस इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, पाई आर स्क्वायर से एरिया निकल जाएगा, रेजिस्टेंस ये रहा, रेजिस्टिविटी ये रही। अब आपको बस वैल्यूज को पुट कर देना है और लेंथ को निकाल देना है। ऑल इज योर्स, है ना। अब आपके पास है और आपको पूरा का पूरा सॉल्व करना है। यहां पर आज की क्लास और एपीएल दोनों ही हो जाती हैं समाप्त बेटा, है ना। और बड़े, अरे आफ्टर स्टडिंग चैप्टर है ना, बुरा हाल हो गया है हम सबका ही, क्योंकि बच्चे भी थक गए हैं, मेरी भी तबीयत थोड़ी डाउन है आजकल, तो मैं भी थक गया हूं। कोई बात नहीं, है ना। तुम एक तो बच्चे यार क्या क्या मेल करते हो। एक वो जैसे एक बार वो नहीं आया था, स्कूल वालों का मेल आया, है ना। एक अब देखो एक बच्चे का और मेल आया। क्या मेल आया? स्टूडेंट नाम से एक बच्चे का मेल आया आज। क्या भैया आपको पता है हमारे साइंस के प्री बोर्ड था और 85% पेपर एनवाईक्यू से आया, जो कि हम यहाँ क्वेश्चन देते हैं 85% प्री बोर्ड में, और जो बचा हुआ 15% था वो थे जो कि हम लेक्चर में आप क्वेश्चन कराते थे। वाह भाई वाह, क्या बात है, देख रहे हो। तो भाई एनवाईक्यू कर रहे हो ना, तो प्री बोर्ड क्या, बोर्ड का पेपर भी आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, तुम करते रहो करते रहो करते रहो। ठीक है, चलिए। On this note, let us end today's class. Love you all. Love you all. बहुत सारा प्यार, बहुत सारा, बहुत सारा। बाय 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 बाय। कल मिलते हैं, कल सैटरडे है ना, हाँ कल मिलते हैं। चलो इस चैप्टर को कल समाप्त करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं और कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेनली प्रैक्टिस